नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीसी शर्मा ने कहा सरकार की वजह से फैला है कोरोना। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा मैदानी स्तर पर कांग्रेस का नहीं बचा कोई वजूद। कमलनाथ का बड़ा बयान, कोई कांग्रेस पार्टी का साथ ना दे मगर सच्चाई का साथ जरूर दे। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर की शेयर। मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है, साथ ही बयान का दौर भी जारी है। इसी बीच पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि ज्यादा वर्षा होने के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, तो सरकार यूरिया खाद के साथ किसानों को मुआवजा दे और किसान ऋण माफी फिर से शुरू करे। साथ ही मिश्रा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की वजह से कोरोना फैला है, इसलिए सरकार 30 के बाद निशुल्क इलाज को बंद ना करे, मरीजों का फ्री में इलाज जारी रखे। बीजेपी के राजनीतिक पर्यटक पर मिश्रा ने कहा कि कल ग्वालियर में ट्रेलर दिखा था, 12,000 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। बैठक है क्योंकि किसी समय भी अब चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो जो प्रभारियों के पास फीडबैक है अपने क्षेत्रों का वो कमलनाथ जी को देंगे, और कमलनाथ जी के पास जो फीडबैक है वो 1 to 1 जो प्रभारी उनसे चर्चा करेंगे, और इसमें जो निचोड़ निकलेगा, क्योंकि 3 सर्वे उन्होंने कैंडिडेट के लिए वहाँ पे कराए हैं, इस निचोड़ से कैंडिडेट जो प्रत्याशी है इन 27 क्षेत्रों के तय हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये चुनाव में जो कांग्रेस पहले से ही कूदी हुई है, पूरी मंडलम, सेक्टर, बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी हम बना चुके हैं, और इसके बाद जो कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर पूरी ताकत से लग जाएगी, और मान के चलिए कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे। 26 में बढ़त कांग्रेस की आज भी आ रही है। सर, कैंडिडेट्स का पत्रकार वार्ता के स्थल तक हम गए तो 3 घंटे लगे। ये अभी तो कमलनाथ जी गए नहीं, केवल छर्रे गए थे, उसमें ये हालत है। और ये ट्रेलर था, ट्रेलर, और करीब 90,000 से ज़्यादा लोगों ने स्वागत किया कार्यकर्ताओं, 90,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे स्वागत किया, और बाकी वो जो रह उसमें जो बच गए वो बच ही गए, वो अच्छी जगह पहुँच ही नहीं पाए। और जो सस्ता अभियान हुआ था उसमें कम से कम 10-12 हज़ार लोग थे जिनको वहाँ पे सस्ता दिलाई गई। एक तो भैया चुप हो जाओ, जो अति वर्षा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा सर्वे करके तुरंत सरकार को देना चाहिए। यूरिया खाद भी नहीं मिल रहा है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी भी यूरिया लोगों को उपलब्ध कराए। और जो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला है, क्योंकि कल हम जब ग्वालियर गए थे, मामले वहाँ पे उठे, लोगों ने मांग की है जो ऋण माफ़ी रोक दी है 22 लाख किसानों के बाद बीजेपी की सरकार ने, वो तुरंत शुरू करे, ये हमारी मांग है, और ये पूरे चुनाव क्षेत्र से मांग आ रही है। और दूसरा नेट और जेई की जो परीक्षाएं हैं, जैसा सोनिया गांधी जी का, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से लोगों के व्यवसाय भी जा रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की जो 4 मुख्य सिटी हैं, इनमें कोरोना फैल रहा है, और जो बात आ रही कि 30 तारीख तक के बाद कोई भी निःशुल्क इलाज इसका नहीं होगा, ये गलत है। निःशुल्क इलाज पूरा होना चाहिए, और जो इसमें कोरोना में टेस्टिंग का फीस लग रही है, ये टेस्टिंग फ्री होना चाहिए। भाई सरकार की वजह से कोरोना फैला, और अब टेस्ट कराने जाए तो पैसे भी दे, और वैसे ही कोई व्यवसाय और रोजगार लोगों के पास है नहीं, तो ये फ्री होना चाहिए, और टेस्टिंग भी जो होती है इसको फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। बोल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके बाद भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा
कि बैठक और सोशल मीडिया तक ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। मैदानी स्तर पर कांग्रेस का कोई भी वजूद नहीं बचा है। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह को उच्च स्तरीय समिति में शामिल किए जाने पर कहा कि कांग्रेस की जो हालत प्रदेश में हुई है वही देश में होगी। और भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम के सख्त निर्देश हैं कि कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों में रहने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। साथ ही प्रदेश में युवाओं को प्रदेश की नौकरियां दी जाने वाले सवाल पर मंत्री भूपेंद्र ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि प्रदेश की जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें यहीं के युवाओं को प्राथमिकता मिले, यह सरकार का संकल्प है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में अब जो भी सरकारी नौकरियां होंगी या है, उन सभी में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, ये हम लोगों का प्रयास होगा। जैसा कि बाकी राज्यों में भी संविधान का सम्मान करते हुए और बाकी राज्यों में भी वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हम लोग संविधान का सम्मान करते हुए और रास्ता तय करके प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार में अवसर मिले, ये सरकार का निर्णय है। नहीं, अच्छा है, स्वागत है उनका। मुलाकात करें, राज्य के हित में मिलकर काम करें और उनके जो सुझाव हों उनको सरकार जो सुझाव होंगे जनता के हित में होंगे, जरूर सरकार मानेगी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, ये सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और इसलिए आज मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोई अगर कालाबाजारी करता है या किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में अगर है तो सख्ती से कार्रवाई की जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। और इसलिए चाहे वो माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे मिलावटखोर हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि समय समय पर समीक्षा भी हो, आवश्यक निर्देश भी हो, आवश्यक संशोधन भी हो। और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोच्च अधिकार चुनी हुई सरकार को होते हैं और इसलिए समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कि प्रशासन कहीं पर भी शिथिल ना हो, निरंकुश ना हो। इसको ध्यान में रखकर समीक्षा भी होती है। देखिए, ये कांग्रेस का उनका अपना पार्टी का निर्णय है, पर जो हालत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई वही हालत देश में कांग्रेस की होगी। नागपुर जो संघ का मुख्यालय है वो कोई राजनीतिक केंद्र नहीं है, वो एक श्रद्धा और समर्पण का केंद्र है। और इसलिए जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं वो समय समय पर श्रद्धा और समर्पण के रूप में कार्यालय जाते हैं। और ये भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां बीजेपी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस भी बड़ी बैठक करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को उपचुनाव क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक राजधानी भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में सभी 27 विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति, विधानसभा प्रभारियों से विधानसभा वार फीडबैक, आगामी रणनीति और भाजपा को जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि कोई कांग्रेस का साथ ना दे, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दे, मगर सच्चाई का साथ जरूर दे। लोग आ गए घर में तो मैं आपको ना तो कर नहीं सकता।
ठीक है, पर 4 लोगों ने मेरे से टाइम मांगा था, अलग टाइम मांगा था, इसलिए मैं पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली है। आज का नौजवान जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। आज का नौजवान पहचानता है, आज का नौजवान जानता है कि उनके भविष्य के साथ 15 साल में कितना खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आज जनता के सामने हैं। और ये जो प्रचार की राजनीति है, नौटंकी की राजनीति है, आज सब समझ रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है। और इससे जुड़ा हुआ है भविष्य, अपने देश का भविष्य, कि मध्य प्रदेश में का ऐसा पहचान होनी कि यहाँ की राजनीति बिकाऊ है। अगर राजनीति बिकाऊ है तो सब कुछ बिकाऊ है। मध्य प्रदेश की पहचान, मेरा प्रयास था विश्वास, एक नया विश्वास बने, माफिया से मध्य प्रदेश की पहचान ना बने, मिलावट से मध्य प्रदेश की पहचान ना पड़े। ये मोर्चा मैंने खोला था कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होए, मिलावट मुक्त मध्य प्रदेश हो, यही मेरा प्रयास था। और पिछले 4 महीनों में जो संगठन का मैंने प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस परिवार का हर सदस्य ये संदेश हर मतदाता तक पहुंचाएगा। सर, आप उसका बयान था लेकिन उसको परमिशन ना दी इन लोगों ने ग्वालियर में, कांग्रेस के सदस्य जो बयान। देखिए, ये प्रशासनिक उपयोग करेंगे और मैं तो हर कर्मचारियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पुलिस अधिकारी हों या कोई कर्मचारी अधिकारी ले हों, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें और निष्पक्ष होके। कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, हमने कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सब ये याद रखें कि एक एक चीज इनकी रिकॉर्ड में आ रही है, इनको भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के धर्मपुरी में चल रहे सेंट्रल जेल के निर्माण में हो रही देरी के चलते पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगी हुई थी,
जिसको लेकर कई इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका के वकील अभिजीत यादव ने बताया कि सावेर रोड स्थित बन रही जेल में पिछले कई वर्षों से काम बंद है, जिसके कारण वहां पर बने सर्वेंट क्वार्टर से खिड़की दरवाजे भी चोरी हो गए हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने शासन से 4 हफ्तों में इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। सर, इसमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं जो कि जेल प्रोजेक्ट के अप्रूवल और उसके सैंक्शंस को रिगार्डिंग है, वो अप्रूवल्स ले करके कंप्लायंस रिपोर्ट 4 हफ्ते में रेस्पोंडेंट्स जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को पेश करनी है, ताकि उस जेल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो सके। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो इंदौर केंद्रीय जेल है उसकी क्षमता 1150 कैदियों की है और आज की स्थिति में उसके दुगने से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सर कैदी उसमें आज की डेट में हैं, जिससे कि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है। दूसरी बात सर कि जो जेल प्रोजेक्ट सावेर रोड पर स्थित है उसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में करोड़ रुपए लग चुका है, जो कि पब्लिक मनी है। तो करोड़ रुपए लगने के बाद में उस प्रोजेक्ट को अबैंडेंड रख दिया गया, उसका काम स्थगित हो गया। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे एमपी के, उनके द्वारा एक आदेश दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो एमओयू हुआ था एक एमपी हाउसिंग बोर्ड और कलेक्टर इंदौर के बीच में, जिसमें कि एमपी हाउसिंग बोर्ड कंस्ट्रक्शन करने वाला था सावेर रोड जेल प्रोजेक्ट का। उसकी कंसिडरेशन में प्रेजेंट जेल की 7 एकर्स ऑफ लैंड कमर्शियल यूज़ में मिलनी थी एमपी हाउसिंग बोर्ड को। इसके बाद सर जो प्रोजेक्ट अबैंडेंड है आज की डेट में डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, वहाँ के खिड़की दरवाजे गायब हो चुके हैं, पब्लिक मनी पूरी तरह वेस्ट किया गया और जनता का पैसा सर अगर वेस्ट हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय का भी ये कहना है कि जनता का पैसा जो बर्बाद हुआ है उसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका जल्द से जल्द जो है अप्रूवल्स ले करके आप रिपोर्ट पेश करें, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा करें। कब तक? इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री से खुशखबरी आई है। दरअसल भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर विराट ने अपने फैंस के साथ इस खबर को शेयर करते हुए कहा कि अब वो जल्द ही 3 होने वाले हैं। जनवरी 2021 में उनके बच्चे का जन्म होगा। आगामी उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच भोपाल की स्पार्क्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान देते हुए कहा कि हम आगामी उपचुनाव में पूरी 27 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही पार्टी ने चुनाव लड़ने के मुद्दे बताते हुए कहा कि हमारा प्रमुख मुद्दा है जातिगत आरक्षण। साथ ही हमारी मांग है कि देश के सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, महिला हो या पुरुष। काम है हमारे मुद्दे लेके जनता के बीच में जाना। ये बात भी सही है कि हमारे कारण ही यहाँ की सरकार बदली थी और हम ही इन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। जातिगत आरक्षण के आज भी हम खिलाफ हैं और इन मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाएंगे कि जातिगत आरक्षण होने से आज क्या हो रहा है कि जो लोग एक बार लाभ ले रहे हैं वही लाभ ले रहे हैं। जिनको नौकरियां मिल गई, IAS बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, उनके बच्चे बन रहे हैं, आम गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा, आरक्षण के नाम से इसका आरक्षण मतलब बढ़ाया, कभी इसका घटाया, कभी इसको दिया और लोगों को आपस में लड़ा दिया। और वास्तव में कोई न तो नौकरी मिल रही, नौकरी पे प्रतिबंध लगा रखा है। जनरल वर्ग की नौकरी पे प्रतिबंध लगते लगते तो दिग्विजय सिंह के काल से लगे हुए हैं। तो उनकी तो भर्तियाँ कहीं अपवाद होती है, जहाँ बहुत ज़रूरी हुआ अदर भर्ती नहीं होती, दूसरे वर्ग की भर्ती हो जाती है, उन्हीं के प्रमोशन हो जाते हैं, उन्हीं को प्रमोशन में आरक्षण मिल जाता है। मतलब ये एक ऐसा गंदा खेल कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू किया है जिसका कोई अंत नहीं है और आगे चल के यहाँ की जो शासकीय मशीनरी है वो भी जातियों में विभक्त होती जा रही है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कौन किसकी सही बात सुनेगा ये बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। ने आज जो है युवा मोर्चा का विस्तार किया है और अभिषेक सिंह को जो है आपको युवा मोर्चा का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। हम जो है हमारी पार्टी अभी विस्तार कर रही है, अपने 6 महीने से विस्तार बंद था, फिर से काम शुरू किया है हमने
और मध्य प्रदेश के जो 27 उपचुनाव है ये हम लड़ेंगे। विशेषकर जो अभी जिस घटनाक्रम में 25 सीटें खाली हुई है, खासकर विधायक जिनको 5 साल का मैंडेट मिला था और वो छोड़ के जो है जनता पे फिर से उन्होंने बोझ लादा, उस मैंडेट को ठुकरा के दूसरा मैंडेट लेने के लिए जो है उन्होंने पार्टी बदली, सरकार बदली और फिर से जनता पे बोझ डाल के चुनाव करा रहे हैं। तो ये जनता के बीच के लेके जाएंगे और हम बताएंगे कि ये लोग जनता के साथ किस प्रकार से धोखा कर रहे हैं, सत्ता के लिए ये सब खेल हो रहा है। दूसरा इशू अभी एमपीवी के बिजली बिलों को लेकर भी है। पिछली सरकार के समय में ये बात अच्छी थी कि बिजली बिल रिजनेबल आ रहे थे, कम कर दिए थे उन्होंने, जनता पे उतना बोझ नहीं था। लेकिन इधर कोरोना काल में जनता की इनकम नहीं है और इस सरकार ने डबल तिबल बिल बढ़ा के आ रहे हैं सब दूर से और सख्ती के साथ वसूल भी हो रहे हैं। तो जनता इससे परेशान है। किसान लोग इसलिए परेशान है कि उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार फिर भी किसानों की समस्या नहीं देख रही है। केंद्र सरकार धड़ल्ले से आयात कर रही है। डॉलर चना आयात किया उन्होंने, मक्का आयात करी उन्होंने, अभी जो है मटर आयात किया, मसूर पे भी छूट देके मसूर भी आयात कर रहे हैं। तो जो इस देश मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है, साथ ही एक दूसरे पर तीखे वारों का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ उपचुनाव में लगी है और प्रदेश की जनता की सरकार को कोई भी चिंता नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार के बिजली के बिल 50,000 रुपए आ रहे हैं, जब कमलनाथ सरकार प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है तो शिवराज सरकार क्यों नहीं करा सकती। लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार बिजली कंपनियों के दबाव में है। बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि यह दावा सुनकर हंसी आती है जो सिंधिया अपने ही सांसद प्रतिनिधियों से 1,60,000 वोटों से हारे हैं, वह कह रहे हैं कि उनके पास 70,000 कार्यकर्ता हैं, तो हंसी ही आती है। ये बीजेपी के खोखले दावे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है गरीबों के साथ। जब पूर्व कांग्रेस सरकार 100-200 रुपये महीने में बिजली दे सकती थी तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको देना चाहिए। अभी आपका सारा ध्यान जो है आपने उपचुनाव की ओर लगा रखा है, क्योंकि आपकी हालत ख़राब है, पतली हालत है, सरकार बचाने में लगे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका ध्यान कहाँ लगा है? ये 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जिनके नाम निकली उनको बचाने के लिए। पूरी तरह इशारा आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेताओं की तरफ जा रहा है। एक बयान आपका नहीं आया है कि उनको सजा मिलना चाहिए। तो इन बातों पे तो ध्यान आपका नहीं है, लेकिन जिस पे होना चाहिए उस पे नहीं है। लेकिन हाँ, बिजली कंपनी को आपने खुली छूट दे रखी है कि वो मनमानी अपना करे। अरे बिजली कंपनी मनमानी कैसे कर रही है? 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं बेचारे गरीब लोगों के, मध्यम परिवार के लोगों के लिए। ये अन्याय है। सरकार पर से जनता का विश्वास उठ चुका है और उपचुनाव का इंतजार कर रही है जनता, और उपचुनाव में इनको बुरी तरह हराकर आज जनता फिर से कांग्रेस की बात कर रही है। और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, अगर पुनः सरकार में आते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको पूरा करेंगे। लेकिन सिंधिया जी दावा कर रहे हैं कि 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने शामिल किए। सिंधिया जी का दावा खोखला है। अगर ऐसा होता तो इतने हजारों लोग सड़क पर निकल कर आके सिंधिया जी के महल के सामने खड़ों के विरोध नहीं करते। अगर 50,000 कार्यकर्ता इनके पास होते तो ये 1.5 लाख से चुनाव खुद नहीं हारते, 1,60,000 से खुद हारे हैं। जो व्यक्ति 1,60,000 से चुनाव हारा हो अपने सांसद प्रतिनिधि से, वो आज बात करे 70,000 कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, तो हंसी आती है। बेनामी संपत्ति जो निकली है और जो लोग शामिल बताए जा रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर एक छोटा चोर होगा उसको तो पकड़ के पुलिस बंद कर देगी,
डंडे मारेगी, उसकी जमानत नहीं होने देगी। लेकिन ये इस तरह के डकैत हजारों करोड़, किसको बोलते हैं 1000 करोड़? सोनागिरी के मंदिर के पुजारी जी के नाम 25 करोड़ की निकली, उनको पता ही नहीं। वो कह रहे हैं भैया मैं तो पुजारी आदमी, मुझे तो पता ही नहीं है। 25 करोड़ की संपत्ति उनके नाम कर रखी है, लोगों को पता नहीं उनके नाम संपत्ति बेनामी। नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया था कि बेनामी संपत्ति वालों को जेल में बंद करेंगे, तो ये फिट केस है बेनामी संपत्ति का। इनको धरिए अंदर, ये क्यों घूम रहे हैं खुले? और इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं उनको भी उजागर करिए और बंद करिए, तब न्याय मिलेगा जनता को। लगातार अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुखबिर तंत्र सक्रिय कर रही है। इसी के चलते इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक यहां पर गांजा तस्करी का काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम के साथ दबिश दी और आरोपी सहित 12 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हैं और कहां से इसे खरीदा और बेचा जा रहा था, इसके बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुखबिर की सूचना मिली थी हमारे अधिकारियों को कि कोई व्यक्ति है वो कार में गांजा लेकर आ रहा है, तो उसकी सूचना के पे फोर्स गया रवाना होकर संबंधित गाड़ी को जाके रोका और उसकी तलाशी वगैरह ली। विधिवत कार्रवाई करने पर उसमें सचिन तिवारी पिता द्वारका प्रसाद तिवारी वृंदावन कॉलोनी का रहने वाला है, उसके पास से गांजा मिला करीब 12 किलो 500 ग्राम, जिसका बाजारू मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। उसको पकड़ के लाए हैं और अब उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जारी है, अभी लिखापढ़ी चल रही है उसकी। गणेश उत्सव और आगामी त्योहार मोहर्रम को लेकर गुरुवार को नीमच पुलिस कप्तान मनोज कुमार राय और मनासा एसडीओपी संजीव मूले सहित पुलिस टीम ने नगर का भ्रमण किया। साथ ही नगर के दोनों समुदाय के लोगों से विशेष रूप से चर्चा की गई। कोई भी समुदाय के लोग सार्वजनिक स्थान पर ना तो गणेश स्थापना करेंगे, ना ही मोहर्रम का मुकाम लगाएंगे, जिस पर सभी दोनों समुदाय के लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई है और रामपुरा नगर की जनता ने प्रशासन को पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, अभी त्यौहार का समय है, डोल 11 मुहर्रम और अनंत चतुर्दशी का त्यौहार अभी आने वाला है, जिसको लेके पूर्व से तैयारियां की जा रही हैं और कोविड-19 की जो महामारी है उसी के परिप्रेक्ष्य में इन त्योहारों को मनाए जाने के लिए जनता से बार बार और जो आयोजक हैं उनसे अपील कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज मैं रामपुरा आया और यहाँ बहुत ही देख के अच्छा लगा कि यहाँ के जो ताजिए की व्यवस्था है उसमें भी सभी लोगों ने उस सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल और आगे भी जो विसर्जन करना और कत्ल की रात है उस दिन पूरी व्यवस्था करी है, जिससे कम से कम लोग आएँ और यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लोग आएँ। साथ ही गणेश विसर्जन के लिए यहाँ पर कुल 15 जगहों पे अलग अलग कलेक्शन सेंटर बनाए गए, जहाँ गणेश की प्रतिमाएं जो घरों में लोगों ने स्थापित की है उसको विधि विधान से अपने नज़दीकी स्थान पर लोग ले आके रखें और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे विधि विधान से सार्वजनिक जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर उनको ले जाके विसर्जित किया जाए। इससे कम लोग बाहर आएंगे और कोविड की जो महामारी है इससे भी लोगों का बचाव हो। और मैं बधाई रामपुरा के लोगों को दूंगा कि उन्होंने जगह जगह इस बात को लेके लोगों को सचेत किया है और जागरूकता भी कर रहे हैं। इसी के कारण रामपुरा में आज कोरोना के पॉजिटिव केसेस भी कम हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, इसको हम लोगों ने लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों के वॉलंटियर्स इसमें नियुक्त किए हैं। साथ ही हम लोगों का प्रयास होगा कि यहाँ पर त्यौहार भी लोग मनाएं शांतिपूर्वक और बड़े सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर नगर को? मेरा यही संदेश है, त्यौहारों को लेके सभी को मेरी शुभकामनाएं और बधाई है। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण अभी तेज़ी से बढ़ रहा है उसको लेके बहुत ही सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है।
मैं स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि रामपुरा में भी लोग स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखें, लोगों को लगातार रोकते और टोकते रहें, तो शायद रामपुरा बहुत जल्दी ही कोविड का जो थोड़ा बहुत भी प्रकोप होगा उससे भी मुक्त होगा। रामपुरा से फिरोज गौरी की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।